ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट एक्सपो, इसको ओपन विद कोड करते हैं। ओपन विद कोड करने के बाद इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए npm start। अच्छा जी, यूज़ स्टेट जो हमने किया था लास्ट क्लास में वो क्लियर है? जी बताइएगा, किसी को कोई अगर इशू है या कोई किसी चीज़ की समझ ना लगी हो। जी हंस भाई आप बताएं। जी विकास भाई क्लियर है आपका? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट जी, ओके जी ठीक हो गया जी। ओके जी, यूज़ स्टेट यहाँ पर हमारे पास सोर्स कंपोनेंट्स और डाटा में क्या था, user.js। पेजेस में जाके हमारे पास हुक्स और हुक्स में यूज़ स्टेट हम यूज़ कर रहे थे। अच्छा जी, यूज़ स्टेट यूज़ करके एक तो ये चीज़ है कि आपने कोई भी डाटा इनपुट फील्ड से या किसी भी चीज़ का डाटा आप उसको करवाते हैं स्टेट में, अगर सेव यूज़ स्टेट की मदद से आप सेव करवाते हैं। जब भी उसमें चेंजेस होती है तो आप अगर उसको रिटर्न के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं तो वो दोबारा से रेंडर होता है। अगर आप सिंपली आप यहाँ पर काउंट लेते और उसको इंक्रीमेंट कर रहे होते प्लस प्लस की मदद से, वो इंक्रीमेंट तो हो रहा होता लेकिन नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा होता। इसका मतलब कि आपके दोबारा रेंडर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर हम हुक्स यूज़ स्टेट में आते हैं, इसमें हम जैसे ही इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करते हैं, इंक्रीमेंट बटन के क्लिक करने पर हम कर क्या रहे हैं, ये इंक्रीमेंट का बटन हैंडल करो इंक्रीमेंट। हैंडल इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सेट काउंट। सेट काउंट में हम कर क्या रहे हैं, काउंट प्लस 1 करो। इस टाइम काउंट क्या है, 0 है। 0 में प्लस 1 करें तो काउंट क्या बन जाएगा, 1। तो काउंट बन गया 1। अब दोबारा से जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंट इस टाइम 1 होगा, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो काउंट 2 है, 2 + 1 करेंगे तो 3। तो इस तरह आप जितनी बार भी करते जाएंगे वो 1+ होता जाएगा। तो ये इसकी मदद से हो रहा है। और यही काउंट आप नीचे जाके यहाँ पर HTML में शो करवा रहे हैं। तो इंक्रीमेंट जब भी स्टेट अपडेट हो रही है तो वो वाला कंपोनेंट या वो वाली लाइन दोबारा से रेंडर हो रही है। अब अगर यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इस तरह करें और यहाँ पर आप कह दें लेट काउंट = 0 और आप काउंट प्लस प्लस कर दें। अब सेट काउंट तो कुछ भी नहीं है हमारे पास है, तो सेट काउंट को ख़त्म कर दें, काउंट प्लस प्लस और उसके बाद console.log करें काउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे सेट काउंट कहाँ पे आ रहा है, अच्छा जी रीसेट बटन पे। तो इंक्रीमेंट तो देखें यहाँ पर ये इंक्रीमेंट तो हो रहा है, हम जो देख रहे हैं console.log में वो इंक्रीमेंट तो हो रहा है। अब वही काउंट हम नीचे भी देख रहे हैं। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको देखें 10 ही नज़र आएगा।
और अब 10 + 1 होगा तो वो 11 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ दोबारा नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप इसको यूज़ स्टेट में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो दोबारा रेंडर नहीं होता है। अगर आपको दोबारा यहाँ पे भी न्यू वैल्यू ही चाहिए तो फिर आप उसको यूज़ स्टेट में ही लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्यों हम नंबर कर रहे हैं ना जी। अगर आप नहीं, फिर हम इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू लाजमी देते हैं, या फिर आप इसको नल कर दें। लेकिन नल में आप +1 तो नहीं कर सकते होंगे, ऐसे ही है। तो इस वजह से आप डिपेंड करता होगा आप क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग कर देते हैं तो स्ट्रिंग में भी +1 क्या करेंगे, वो तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप नंबर कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट उसकी जो भी वैल्यू बनती होगी आप फिर उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई लेट सपोज नेम होता कि यूज़र जैसे ही इनपुट फील्ड में कुछ भी चेंजेस कर रहा है वो स्टेट में चेंजेस हो रही है, तो नेम क्योंकि स्ट्रिंग होता तो फिर हम उसको इस तरह स्ट्रिंग में लिखते। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते, अगर एरे है तो हम फिर एरे लिखते। मीन्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी उसके अंदर वैल्यू आएगी आपने इनिशियल वैल्यूज़ भी उसकी वही लिखनी है उस डाटा टाइप की। सर आपकी स्क्रीन थोड़ा डिले से आ रही है, मुझे लगता है जी बाकियों से पूछ लें। जी हजरात, बाकी आप लोग बताएं। सर्वर भी वैसे भी कह रहा है उसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा जी, तेरे वैस भाई, थोड़ा ना डिले आ रहा है। अच्छा मुझे बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, स्क्रीन इज़ नॉट शोइंग मी। अच्छा इसको दोबारा करके देख लेते हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी सर यार ओके जी, अब इंटायर स्क्रीन जी, अब स्क्रीन का बताएं, आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया जी। मिस भाई का आप बताएं। चलें जी, इसको करते हैं। अच्छा जी, यूज़ स्टेट हुक हो गया हमारा। अब हम आते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट .js, तो यहाँ पर RFC यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ इफ़ेक्ट, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें थीं लाइक दिस। यूज़ इफ़ेक्ट हुक, और यहाँ पर हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके बाद आपके पास यूज़ इफ़ेक्ट हुक हो गया। हम अभी इस पे आएंगे कि यूज़ स्टेट क्या करता है, यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है। उसके बाद हमने यूज़ रेफ और यूज़ मेमो, यूज़ रेफ यूज़ मेमो। ऑलराइट जी, यूज़ मेमो। अब हम इसको नैव बार में जाके कंपोनेंट्स हेडर नैव बार, और नैव बार में जाके हम इसको भी ऐड करते हैं यूज़ मेमो और यूज़ रेफ। तो उसी तरह यूज़ इफ़ेक्ट हमने किया था, इसको हम करते हैं यूज़ रेफ
और इसको यूज़ मेमो। ठीक होगा जी, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ और यूज़ मेमो। अब हम आते हैं, अच्छा जी, हम इस पर अभी क्लिक कर भी लें, मींस के हम हुक्स में जाके यूज़ इफेक्ट पे चले भी जाएं तो 404 पेज नोट फाउंड ही आएगा। यूज़ रेफ में आ जाए तब भी, यूज़ मेमो में जा जाए तब भी, यूज़ स्टेट में आए तो वो काम करेगा। अच्छा जी, रीज़न क्या है, कोई बताएगा भाई, कैसा क्यों हो रहा है? वो हमने वो नहीं किया था वहाँ पे, ऐसे रोट नहीं किया। जी, हमने उसको अभी तक राउट्स जी, हम अभी तक राउट्स में नहीं आए, तो राउट्स में आने के लिए यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ और यूज़ मेमो। यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ और यूज़ मेमो। ऑलराइट जी, ठीक हो गया जी इतना। अच्छा जी, यूज़ स्टेट में हमने देख लिया कि आपने कोई भी डाटा वगैरह स्टोर करवाना है अपने उस पेज का, या कोई फॉर्म फील्ड्स है या कुछ भी है, आप उसको स्टेट, यूज़ स्टेट की मदद से उसको स्टोर करवा लेते हैं। इवन के लॉगिन पेज, अच्छा जी, लॉगिन पेज में हमने कुछ क्लास यूज़ किया हुआ है, लॉगिन यहाँ पर क्लास, ये रही क्लास। ओके जी, फाइंड क्लास इक्वल टू, इसको कर देते हैं क्लास नेम। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पर ईमेल का कोई भी डाटा और पासवर्ड, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया तो आपके पास देखें ये डाटा आ रहा है लॉगिन का, ईमेल और पासवर्ड। तो ये भी हमने यूज़ स्टेट की मदद से ही किया था। स्टेट में जो भी डाटा हो वो आपको स्टेट में मिल जाता है। सेट स्टेट में आप सेट स्टेट की मदद से उस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो सेट स्टेट में ही आपको पुराना भी मिल जाता है और साथ में न्यू आपने जो भी चीज़ ऐड करनी हो वो वाली चीज़ भी आपको मिल जाती है। ओके जी, खैर अब आते हैं हम यूज़ इफेक्ट पे। यूज़ स्टेट का हो गया, हुक्स पेजेस में हुक्स में यूज़ इफेक्ट। अच्छा जी, यूज़ इफेक्ट जिस तरह हमने रिएक्ट से इस तरह करके यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया था, उसी तरह अब हम यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट करेंगे। यूज़ इफेक्ट हमेशा रिटर्न से पहले चलेगा और इस फंक्शन के अंदर चलेगा। हुक कोई भी हो, इसके बाहर नहीं काम करते हैं। अच्छा जी, यूज़ इफेक्ट यूज़ करने का तरीका, यूज़ इफेक्ट फंक्शन बन गया और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन। अच्छा जी, फर्स्ट पैरामीटर में आपका एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा और सेकंड पैरामीटर में आपकी डिपेंडेंसीज एक लिस्ट आएगी, एक एरे बनेगी। उस एरे में क्या होता है, अगर तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें और अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज़ इफेक्ट वर्किंग, हमने ये लिख दिया, सेव करें। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमने क्या किया, यूज़ इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग में कंसोल कुछ भी लिख दिया। हुक्स में हम जाते हैं यूज़ स्टेट में, लॉगिन हुक्स में गए, यूज़ स्टेट में देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यूज़ इफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास ये यूज़ इफेक्ट वर्किंग लिखा हुआ आ गया। इसका क्या मतलब है कि यूज़ इफेक्ट में आप जो कुछ लिखते हैं वो आपका पेज जब भी रेंडर होता है एक बार ये लाजमी चलता है, कम से कम एक बार इसने लाजमी चलना है। बेसिकली यूज़ इफेक्ट में किया जाता है, आपका डाटा जो डेटाबेस वगैरह से आ रहा हो, तो डेटाबेस से जब आप मंगवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात आप कोई ना कोई फंक्शन वगैरह लिखने होंगे,
तो उस फंक्शन को इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कॉल किया जाता है, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कॉल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, उस सर्वर का डाटा आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब बेसिकली अभी तक हम उस फायरबेस वगैरह पे या फिर सर्वर के वहाँ पे नहीं गए हैं, तो उसका कोड मैं अगर आपको दिखा भी दूँ तो आपको समझ नहीं लगेगी। तो इसलिए बस ये चीज़ नोट कर लें कि यूज़ इफ़ेक्ट तब चलता है या तो डिपेंडेंसी पे भी नहीं अभी हम पहुँचे हैं, वो भी हम अभी देख लेंगे। और console.log यूज़ स्टेट इफ़ेक्ट वर्किंग, अगर डिपेंडेंसी लिस्ट मीन्स के एरे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इसने एक बार चलना है कम से कम। अगर डिपेंडेंसी कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट को भी कॉल करता हूँ, यूज़ स्टेट और कॉन्स्ट स्टेट की जगह मैं लेता हूँ स्टेटस, सेट स्टेटस इक्वल टू यूज़ स्टेट, और ये एक बनेगा स्ट्रिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कह देता हूँ एक्टिव, कॉन्स्ट में स्टेटस, सेट स्टेटस, और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस की वैल्यू जो है वो एक्टिव है। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, अच्छा जी, उसके ज़रिए से अभी तक हमने इनपुट फील्ड्स है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, इतना बताइएगा। जी सर। आ रही है? अच्छा, हमने फॉर्म फील्ड्स जो हैं, इनपुट की फील्ड्स कौन कौन सी देख ली हैं रिएक्ट में? हमने रेडियो बटन्स देख लिए और सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट वही इनपुट फील्ड्स देखी हैं बस। सेक्ट टाइप। ओके जी, हम आज इसकी मदद से चलें, ये टॉपिक आया तो चले इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट लेते हैं, सिलेक्ट में नेम, यहाँ पर हम कह देते हैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ना लें बेशक, और आईडी भी बेशक ना लें फ़िलहाल। ऑप्शन में हम आ जाते हैं, ऑप्शन में हम वैल्यू देते हैं एक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, पेंडिंग, कैंसल्ड, और यहाँ पर इसको कह देते हैं इनएक्टिव, पेंडिंग, कैंसल्ड। एक भी आ जाता है, दो भी आ जाते हैं। ओके जी, हमारे पास यहाँ पर इनपुट फील्ड्स आ गई होंगी, ये देखें। अच्छा जी, सिलेक्ट को क्लास फॉर्म कंट्रोल दें तो, अच्छा जी, फॉर्म कंट्रोल, आपके पास ये फॉर्म कंट्रोल आ गए। जी, कंट्रोल। ओके जी, अब इस फॉर्म कंट्रोल जब भी हम इनपुट फील्ड को चेंज करें तो क्या हो, इसका जो भी डाटा हो वो स्टोर हो जाए इस स्टेटस में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट में ऑन चेंज, जब भी ये चेंज हो तो चेंज पे क्या काम करें, ये आपका काम करे, यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पर आपको ई मिल जाएगा, इवेंट कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम चेक कर लेते हैं, इनएक्टिव में आपको इनएक्टिव मिल रही है, पेंडिंग में पेंडिंग, कैंसल्ड में कैंसल्ड, और एक्टिव करती हैं तो आपको एक्टिव मिल जाती है दोबारा। हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू जब भी चेंज हो स्टोर हो जाए, सेट हो जाए यहाँ पर। तो अब हम console.log की जगह सेट स्टेटस ही लिख दें, सेट स्टेटस में वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाए। सेव करें,
तो यूज़ इफेक्ट वर्किंग, पेंडिंग, इनएक्टिव, कैंसल। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ इफेक्ट है या कंसोल डॉट लॉग। अभी देखें क्या हो रहा है, मैं जब भी रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कम से कम एक बार चलता है, ठीक हो गया जी, ये एक बार चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जब भी इनमें से कोई भी स्टेटस की वैल्यूज को चेंज करूँ तो इसके अंदर का ये कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पर स्टेटस लिखूँगा, ठीक हो गया जी। स्टेटस लिखा, सेट स्टेटस की मदद से इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी स्टेटस की। तो स्टेटस की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो इसके अंदर का कंसोल डॉट लॉग हमेशा वो काम करेगा। सेव करें तो यहाँ पे अब देखिएगा पेंडिंग, इनएक्टिव, कैंसल्ड, एक्टिव। जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, आप जब भी इसकी वैल्यू चेंज करें इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो ये चीज़ थी आपके पास जी। क्लियर है इतना? जी मेरी बात आ रही है विकास भाई? क्लियर है। अच्छा जी, रेडियो बटन का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रेडियो बटन से हम कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो कॉलन, इसको हम कह देते हैं, ये टेक्स्ट सेंटर हुआ बड़ा है, इसको हम कहते हैं कॉलन 12 कॉलन MD में 6, कॉलन स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में 12 हो, और मीडियम से अबव जितना भी हो उसमें ये हो 6। यहाँ पर रेडियो बटन, तो बूटस्ट्रैप के हम रेडियो बटन देखते हैं। डॉक्स फॉर्म्स में आपके पास ये चेक्स एंड रेडियोस, तो यहाँ पर आपके पास रेडियोस, ये आपका रेडियो का कोड है। डिव क्लास फॉर्म चेक, इन लाइन भी थे यहाँ पर रेडियोस, ये इन लाइन। ओके जी, कोड कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें। इनपुट फील्ड ओके जी, ऐप में है तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई 1 2 3, किसी एक को भी करें तो वह काम करेगा। यहाँ पर अब आपके पास क्लास नेम और क्लास, ये अब जितने भी हैं इसको कर दो ये, और 4 जितने भी हैं उसको कर दो HTML4। अच्छा जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पर कि जेंडर सेलेक्ट करो। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर एक लिखेंगे p.mb0, इसको d inline ब्लॉक कर दें। जेंडर, ओके जी, जेंडर आ गया, और इसको कहते हैं FW बोल्ड, और साथ ही मार्जिन एंड से हो जाए 3 कह दें। ओके जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। तो यहाँ पर आपके पास 2 फील्ड आएंगी, उसमें से आपके पास ये सब बूटस्ट्रैप का कोड है। टाइप रेडियो नेम, नेम में आप कहेंगे जेंडर, ID HTML के लिए है। अच्छा जी, ID और वैल्यू, ID इसको हम कह दें ये मेल है, और ये जो है फीमेल, और ऑप्शन 1 वैल्यू मेल, ऑप्शन 2 फीमेल, यहाँ पर मेल कर दें और यहाँ पर फीमेल कर दें। तो ये आपके पास चीज़ आ गई, जेंडर मेल और फीमेल।
अच्छा जी, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम इसका डाटा कैसे गेट करें, इसका हम डाटा कैसे गेट करें, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वही हैंडल चेंज वाला। आप इस पर भी हैंडल चेंज लगा सकते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू ई आपको मिलेगा उसमें जब भी हम उसको कॉल करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर लें। वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ये मैं कर देता हूँ सेट जेंडर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसको हम क्या देते हैं मेल, कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो मेल है। हैंडल चेंज, ओके जी, हैंडल चेंज, और अब यहाँ पर जाके ऑन चेंज हैंडल चेंज, यहाँ पे भी जाके हैंडल चेंज। तो जब भी हम मेल पे क्लिक करेंगे, मेल फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल, आपको कंसोल डॉट लॉग हो रहा है। अब इसी कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं इसको सेट जेंडर कर दूँ तो जेंडर सेट हो जाएगा, फीमेल करूँगा तो फीमेल, मेल करूँगा तो मेल। अब मैं इसको भी यहाँ पर इसको जेंडर कर देता हूँ, ताकि जब भी जेंडर भी चेंज हो या स्टेटस चेंज हो या जेंडर चेंज हो तो वो दोबारा से इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अब जेंडर करता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक हो गया जी। मेल पे क्लिक किया तो मेल आएगा, फीमेल पे क्लिक किया तो फीमेल आएगा आपके पास। ओके जी, अब यहाँ पर हम जब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पर हमने जेंडर को किया हुआ है मेल, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मेल सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर आपके पास ना चेक्ड आता है, एक एट्रीब्यूट आता है चेक्ड इक्वल टू, अगर मैं इसको डायरेक्टली ट्रू कर दूँ तो ये चेक्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, अ कंपोनेंट इज़ चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल, ये हमें कुछ एरर दे रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं इसमें। अब हम कहते हैं चेक्ड करो ट्रू, कब करो, जब जेंडर बराबर हो मेल के। चेक करो जेंडर अगर बराबर है मेल के, और इसको चेक करो अगर जेंडर बराबर है फीमेल के। सेव करें तो ये देखें, अब इनिशियल वैल्यू भी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है तो वो मेल रहेगी, फीमेल पे करेंगे तो फीमेल, मेल पे करेंगे तो मेल हो जाएगी। तो आप इनपुट फील्ड्स में से अब आपका सिलेक्ट भी हो गया और ये भी हो गया, इनपुट फील्ड्स वगैरह भी होगी, तो आपके पास ये इस तरह ये काम करता है। बाकी इसको इस बॉक्स के ही सेंटर में अगर लेकर आना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर का जितना भी कोड है ये चीज़, इसको आप करें डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से, ये सेंटर में आएगा। आप इसको करें अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये देखें ये इसके सेंटर में आ रहा है। तो सिंपल, जिसमें ये कंटेंट जितना भी रखा हुआ है उसके पेरेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर करें तो वो वर्टिकली सेंटर हो जाता है। तो ये था आपका, इसको मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, डी फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये काम करेगा आपका जी। क्लियर है यूज़ इफेक्ट? जी विकास भाई, आवाज़ आ रही है? ऑल राइट जी। उसके बाद यूज़ रेफ क्या करता है बेसिकली, लेट्स सपोज मैं यूज़ रेफ का आपको बताता हूँ। तो यूज़ मेमो, यूज़ रेफ में आते हैं, ये रहा आपका यूज़ रेफ। अच्छा जी, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल के आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है और आपकी वेबसाइट में
ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जब भी कोई न्यू ऑर्डर आए, जिस तरह आपके मोबाइल में जैसे ही कोई न्यू मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन साउंड आपको मिलता है, ठीक है, नोटिफिकेशन साउंड की आवाज़ आती है आपके पास, उसी तरह ऑर्डर भी जब भी आए तो नोटिफिकेशन साउंड हो, उसकी आवाज़ आए आपके पास। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऑडियो की फ़ाइल लगाएं, और ऑडियो की फ़ाइल में आप सबसे पहले दें उसको सोर्स। तो हमारे पास कोई ऑडियो की फ़ाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है, सोर्स में एसेट्स इमेजेस हैं, हम यहाँ पर ऑडियो भी ले आते हैं, ऑडियोज़, और ऑडियोज़ में हम में आपके पास प्रैक्टिस प्रोजेक्ट 3 2 एसेट्स ऑडियोज़ म्यूज़िक। ऑलराइट जी, अब हम दोबारा से अपने इसमें आए और हमने रख दिया इसमें ऑडियोज़। तो यहाँ पर देखें आपके पास अब एसेट्स में ऑडियोज़ म्यूज़िक फ़ाइल होगी, लेकिन ये मैं अगर अभी रन कर भी दूँ तो आप लोगों को शायद आवाज़ ना आए। तो ऑडियो के लिए हम यहाँ पर एक तरीका है कि इंपोर्ट करें नोटिफिकेशन टोन फ्रॉम एसेट्स में ऑडियोज़ और ऑडियोज़ में music.mp3, हम इसको भी सिंपल नोटी कह देते हैं या फिर नोटिफाई। इंपोर्ट करो नोटिफाई मीन्स कि हमने उस फाइल का नेम रखा है, हम इसको म्यूज़िक भी कह सकते हैं, म्यूज़िक कह दें या साउंड कह दें। चलें साउंड, इंपोर्ट करो साउंड फ्रॉम इसमें से। तो अब हम यहाँ पर इसको साउंड कहेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वेबसाइट में यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ रेफ में आए तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक होगा जी। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इसमें कंट्रोल्स एट्रीब्यूट नहीं ऐड किया है। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई, इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले भी होगा। लेकिन अगर ये कोई नोटिफिकेशन टोन है तो आपने उसको प्ले तो नहीं दिखाना है, आपको तो तब वो फाइल चाहिए या टोन आवाज़ चाहिए जब भी कोई न्यू ऑर्डर आए, तो ये चीज़ भी नज़र ना आए और आपके पास टोन भी आए जब भी आपको कोई न्यू ऑर्डर आए। तो वह कैसे कर सकती हैं? यहाँ पर रिएक्ट में अब आप लोग रिएक्ट से यूज़ रेफ करेंगे और यहाँ पर कॉन्स्ट लेट सपोज आप कह दें ऑडियो प्लेयर इक्वल टू यूज़ रेफ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो है नल, कि इस टाइम ऑडियो प्लेयर में कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ऑडियो प्लेयर में आप आके यहाँ पर रेफ पास करेंगे ऑडियो प्लेयर, ठीक हो गया जी। आपने कर दिया ऑडियो प्लेयर। और यहाँ पर ही हम एक और बटन लगाते हैं, हमने बटन लगाया और यहाँ पर लेट्स सपोज हम कह देते हैं ऑर्डर, और यहाँ पर हैंडल ऑर्डर कह दें, इन्फो कह दें, कंसोल कॉन्स्ट हैंडल ऑर्डर इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग। आप ऑडियो प्लेयर कहें तो यहाँ पे देखें आपको क्या चीज़ मिलती है। अच्छा जी, ये चीज़ ऑडियो प्लेयर और DVR, ये चीज़ आ गई आपके पास।
अच्छा जी, हमें कंट्रोल्स नहीं चाहिए, ठीक है जी, कंट्रोल्स ही तो नहीं हमें चाहिए। तो इसके लिए अब जब भी हम यहाँ पर इस ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यूज़ रेफ में जब भी आप किसी चीज़ को वो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है करंट के नाम से। अब जिस तरह हमने कंसोल डॉट लॉग ऑडियो प्लेयर किया है, ऑडियो प्लेयर में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको करंट, ऑडियो प्लेयर डॉट करंट करें, अब ऑर्डर करें तो ये देखें आपको वो कंप्लीट ऑडियो प्लेयर मिल गया जिसमें वो सोर्स मिल जाएगा। अब ऑडियो प्लेयर डॉट करंट डॉट प्ले एक आपको मेथड मिल जाएगा इसका, ठीक हो गया जी। अब इस पर क्लिक करें और इसको पे ऑर्डर पे क्लिक करें तो वो साउंड चलने लग जाएगा, आवाज़ आएगी आप लोगों के पास पेंडिंग। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि मुझे पास आवाज़ आ रही थी, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ये काम करेगा। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, इसको कंसोल डॉट लॉग को ख़त्म करते हैं, तो मैंने वैसे कर दिया था सिर्फ देखने के लिए। ऑडियो प्लेयर डॉट करंट डॉट प्ले करेंगे तो वो साउंड चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारा कोड लिखा हुआ है, ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होता है या ऑर्डर आपके पास एक न्यू आता है तो आप ऑडियो प्लेयर में डॉट करंट डॉट प्ले करेंगे तो वो नोटिफिकेशन साउंड आपको नज़र आएगा, आवाज़ आएगी आपके सिस्टम पे कह लें, फ़ोन पे कह लें, जहाँ पे भी वो उस टाइम वो वेबसाइट चल रही होगी। तो ये यूज़ रेप की मदद से पॉसिबल हो जाता है जी। क्लियर है इतना? जी शहजादों, जी विकास भी क्लियर है? जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी वैस भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, एक मिनट, आवाज़ नहीं मुझे आ रही। जी अब बोलें। जी अब आ रही है बात? जी अब आ रही है। जी क्लियर है इतना, जितना हमने कर लिया अब तक? जी सर। ऑलराइट जी, आपका यूज़ रेफ भी हो गया और अब हमारा रह गया है यूज़ मेमो। तो यूज़ मेमो के लिए हुक्स में यूज़ मेमो, अच्छा यूज़ मेमो में क्या है, द रिएक्ट यूज़ मेमो हुक रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू, think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated। ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ मेमो हुक ओनली रन्स व्हेन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसीज अपडेट। तो इसका यहाँ पर पहले करते हैं, बल्कि कॉन्स्ट यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको अपने यूज़ रेफ कोड यूज़ मेमो और यूज़ मेमो में इसको हम यहाँ पर लिखा div id my to do's, इसको हम यहाँ पर लेते हैं और div id my to do's यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज स्टेट सेव करें। ये हमने यहाँ से कॉपी किया है W3 स्कूल से, कॉन्स्ट ऐप, ये एक फंक्शन बना हुआ है कॉन्स्ट ऐप,
इसका कोड रिटर्न से पहले पहले ये कोड है, इसको रिटर्न से पहले पहले लिख लें, और रिटर्न के अंदर जो डिव का कोड है वो लिख लिया हमने, और रिटर्न के बाद एक और फंक्शन बनाया गया एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। मैं भी इसको समझा देता हूँ, हमने फिर ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर रहे रिएक्ट ऐप में, तो ये चीज़ आपकी आ गई। इसको हम क्लास दे देते हैं ताकि कुछ प्यारा लगे। बटन 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 बटन। अच्छा जी, हैंडल इंक्रीमेंट ये हमने पहले ही बनाया हुआ है। और इसको हम कह देते हैं इंक्रीमेंट जी काउंट ज़ीरो, और उसके बाद बटन साथ ही, तो हम इसको BR कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आए काउंट ज़ीरो इंक्रीमेंट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, तो ये आपके पास आ गई। ओके जी, माई टू डूज़ को भी सिंपल बटन क्लास ऐड टू डू, और ये ऐड टू डू। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंट करें। अगर हम इंक्रीमेंट करें, अब ये देखें ये ना लूप चल रही है। सबसे पहले हम लेट्स सपोज इसको ख़त्म कर देते हैं। आपके पास यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन एक हमने फंक्शन बनाया, उसमें हम नम पास कर रहे हैं। मींस के एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में आपके पास नम आ रहा होगा। कंसोल डॉट लॉग किया और फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मींस के 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। 1 अरब बार ये वाली लूप चले, और जो भी वैल्यू बनेगी नम की उसको रिटर्न कर दिया एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में। और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ काउंट सेट काउंट यूज स्टेट 0। तो इस टाइम काउंट किया यहाँ पर 0, इस टाइम 0 है। ठीक हो गया जी, ये 0 आपके पास मिल रहा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में, यहाँ पर आ गया 0। तो लूप चलेगी तो नम आपका क्या होगा, यहाँ से ऊपर से हमने भेजा था इसको काउंट, नीचे आके हम उसको एज आ नम गेट कर रहे हैं। तो नम इस टाइम क्या है, 0 है। ठीक हो गया जी, 0 में +1 किया 1 बन गया। उसके बाद ये 1 अरब बार लूप चलेगी, तो ये वैल्यू 1 अरब ही हो जाएगी। और रिटर्न कर रही हैं नम, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी कैलकुलेशन में, और यही कैलकुलेशन हम नीचे जाकर शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, हम जब भी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये कैलकुलेटिंग, और ये कितना टाइम ले रहा है, इसने कितना टाइम लिया कैलकुलेट होने में। अब यहाँ पर हम जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, दोबारा से लूप चलेगी, सारी चीज़ें दोबारा होंगी। इंक्रीमेंट किया कैलकुलेटिंग, और ये देखें कितनी देर के बाद इंक्रीमेंट, और ये इतनी देर के बाद इंक्रीमेंट, और ये इतनी देर के बाद। अगर हम लूप कम चलाएं, मीन्स के अगर हम लूप कम चलाएं लेट्स सपोज 10 बार सिर्फ, और इंक्रीमेंट, तो ये देखें ये उसी टाइम काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लूप ज़्यादा बार चलाते हैं तो वो फिर उतना ही टाइम लेगा। जी, इस चीज़ की समझ लग गई है, बस ये बताते हैं मुझे कि ये लूप चल रही है, और जाहिर सी बात है लूप जो है वो फिर प्रोसेसिंग यूज़ करती है, और प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो इस वजह से आपका ये सिस्टम या आपकी ये वेबसाइट स्लो हो रही है। जी बताइएगा, क्लियर है इतना?
जी सर। ओके जी, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तब तो ये इसकी चीज़ की समझ लगती है कि भाई इंक्रीमेंट हो रहा है और लूप चल रही है और वो दोबारा से रेंडर हो रहा है। अब देखिए, हम यही चीज़ है ऐड टू डू, हम एक ऐड टू डू कर रहे हैं, टू डू एक ऐड हो गया, लेकिन फिर भी ये टाइम ले रहा है। ऐड टू डू, ऐड टू डू, कैलकुलेटिंग भी दोबारा हो रही है, सारी चीज़ें। लेकिन होना क्या चाहिए था, इंक्रीमेंट में सिर्फ वो टाइम ले, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात लूप चलेगी। ऐड टू डू में टाइम नहीं लेना चाहिए था। ऐड टू डू तो इससे कोई लिंक ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ मेमो। तो उसी तरह एक और यहाँ पर यूज़ मेमो आएगा हुक। तो अब हमने क्या करना है, इसको यूज़ मेमो के अंदर लिखना है, यूज़ मेमो, और यहाँ पर इस तरह लिखा, और सेकंड में आप डिपेंडेंसी में काउंट सेव करें, होपफुली इट विल वर्क। अच्छा जी, इस तरह नहीं था तो किस तरह था, यूज़ मेमो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन काउंट, काउंट कोड तो ठीक ही लिखा है, यूज़ मेमो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन टैब इंक्रीमेंट काउंट 1 हो गया, लेकिन आपको कैलकुलेशन नज़र नहीं आई। अच्छा जी, सही सही, हम वो हमें नज़र नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाया। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इसको ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब अब ये डायरेक्ट ही रिटर्न हो रहा है और आपको कैलकुलेशन में वो नज़र भी आएगा। ये देखें। अच्छा जी, अब देखें, अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसको तो टाइम लगना ही लगना है क्योंकि न्यू वैल्यू आ रही है। अब जब भी हम ऐड टू डू करेंगे तो ये देखें, ये साथ साथ हो जा रहा है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। पहले ऐड टू डू भी जब हो रहा था तो वो भी काफ़ी टाइम ले रहा था। ये तो दरअसल कह लें कि हमने लूप चलाई है 1000 बार। ठीक हो गया जी, मैं इसको कर देता हूँ, एक कोड लगा देता हूँ 10 अरब, सेव किया। तो अब जितना टाइम ले रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 सेकंड ले रहा था, तो अब इसने ले लेना 30 सेकंड। और यहाँ पर अगर हम देखें टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस है, तो ये देखें ये किस तरह इतनी जल्दी से किया जाता है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये देखें, अच्छा जी बेसिकली, अच्छा जी मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया है, तो हम इसको ख़त्म करके सेव करते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये काम करे। ओके जी, होम पेज हुक्स में यूज़ मेमो, तो ये काम कर रहा है। इंक्रीमेंट ये इतना तो करेगा क्योंकि लूप कम चल रही है। अगर इसको 1000 इसके और कर दिया इस तरह, तो फिर ये अब टाइम लेगा। लेकिन हम ऐड टू डू करें तो वो टाइम नहीं लेगा। अगर हम यही चीज़ यूज़ मेमो ना यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ यूज़ मेमो यूज़ ना करें, तो अब अगर टू डू भी इंक्रीज़ हो, मीन्स कि टू डू भी ऐड करें, तो तब भी वो टाइम लेगा। ये देखें जी, क्लियर है इतना?
सिर्फ यही चीज़ यूज़ इफ़ेक्ट की तरह ही है। जिस तरह हम यूज़ इफ़ेक्ट में फ़र्स्ट पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन और सेकंड पैरामीटर में हम उसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो ये जो चीज़ है ना, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का फंक्शन कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये काउंट चेंज होगा। और काउंट हम चेंज कब करवा रहे हैं? जब हम इस बटन पे क्लिक करें हैंडल इंक्रीमेंट पे। हैंडल इंक्रीमेंट में सेट काउंट, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, काउंट जैसे ही चेंज हुआ डिपेंडेंसी में अपडेट आई और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ। उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट जब होगा तो वो कोड चलेगा। काउंट जितना भी था, फॉर एग्जांपल 1 अगर आता है तो यहाँ पर 1 लूप चलेगी, 1 प्लस कर दो और आगे वो इंक्रीमेंट होता जाए और नम को रिटर्न कर दो और एक्सपेंसिव कलेक्शन ही आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन में। और ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर नीचे शो करवा रहे हैं। तो ये इसका सर्कल बन रहा है इस तरह। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह खैर करे, ये चीज़ की समय लग जाएगी आपको, इसका कोड भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी बताएं, कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी जी। फाइल कैसे बनानी है? जी नहीं, हुक्स का हमने एक फ़ोल्डर बनाया ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। अदरवाइज़ हमने जितने हुक्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, तो ये एक साथ ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर ही यूज़ इफ़ेक्ट के ही पेज में यूज़ स्टेट को भी यूज़ किया और यूज़ इफ़ेक्ट को भी यूज़ किया, ये तो एक साथ ही मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। यूज़ रेफ का यूज़ वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ करें और आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यूज़ मेमो का भी देखें अब, जिस तरह ये आपके सामने ये चीज़ की। अदरवाइज़ मेन जो हुक्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट हुक्स हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रेड्यूसर। ये 4 हुक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपकी एप्लीकेशन में। यूज़ रेफ, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक है। ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक्स पे और आपके सिनेरियो पे कि आप क्या चीज़ बना रही हैं या क्या चीज़ पे वर्क कर रही हैं। बाकी यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट तो बहुत ही आम है। कह लें कि आप जहाँ जहाँ फॉर्म फील्ड्स वगैरह या किसी भी इस तरह का काम कर रही हैं, वहाँ पर स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और उसके अलावा यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर ये हम कल करेंगे, क्योंकि ये इनका काम अक्सर एक साथ होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका काम एक्चुअल में है क्या, ये कल ही देखेंगे, ताकि आप लोगों को फिर कल से ही समझ लगे इजीली। अगर अभी कर लिया तो फिर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो जाएगी। जी कोई जी इसके अलावा और कोई सवाल हो किसी का भी? जी एनीवन? जी जी वैसा आप लोग 3 ही डेवलपर हैं, अल्लाह खैर करे। इसके बाद आप लोगों ने ही उनको सिखाना है। आमीन आमीन। टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब कह लें कि ये फील्ड और आप जिस पोजीशन पे या जिस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, उसके लिए कह लें कि कम से कम आप लोगों को 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे एक दिन। हाँ जी, उसके बाद ही किया जाएगा, वरना ये सिंपल कह लें आप लोग यहाँ पे ये चीज़ सीख तो लेते हैं, लेकिन इसको यूज़ केस कहाँ पे करना है और कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। मैंने लास्ट जो असाइनमेंट दी थी वो किस किस ने बनाई है? हालांकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक था। अभी तो हम सिंपल रिएक्ट पे हैं, इसके फ़ौरन बाद कल आप लोग ये कह लें कि रिएक्ट कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद आप लोग का वो गूगल फायरबेस आ जाएगा, जिसमें आप लोग की अथेंटिकेशन मीन्स के, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन, अभी आपके पास ईमेल पासवर्ड की मदद से लॉगिन बटन पे डाटा तो आ रहा है, लेकिन लॉगिन नहीं आप करवा रहे हैं कुछ भी। उसी तरह यहाँ पे साइनअप का भी होगा। जिस तरह ये हुक्स है, इस तरह कह लें हम इसको अब अकाउंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके नीचे
आपका आएगा, क्या कहते हैं, साइन अप, लॉगिन और रीसेट पासवर्ड कह लें। तो आपके ये 3 पेज बन रहे होते हैं। तो साइन अप जब करवाएंगे तो वो फिर एक्चुअल में यूज़र साइन अप होगा ऑथेंटिकेशन में। उसके बाद ये जितना भी डाटा है, मींस कि हम एक और फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ईमेल और पासवर्ड या यूज़र का कोई भी फॉर्म हो, या कॉन्टैक्ट पेज में वहाँ जाएंगे, यहाँ से हम कोई कॉन्टैक्ट पेज बना लेंगे। इसका सारा डाटा हमारी डेटाबेस में स्टोर होगा। फिर वो डेटाबेस से डाटा आएगा जो हमने गेट जो करना है या अपनी आपने वेबसाइट वगैरह में दिखाना है, तो वो फिर आप यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से दिखाते हैं। आपने फायरबेस का डाटा लिखना है, यूज़ इफ़ेक्ट में उसका फंक्शन कॉल करना है और आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। ये चीज़ बनेगी आपके पास। अभी कह लें कि आप लोगों की कल रेक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैक्सिमम 3 वीक्स और आप लोगों की अल्लाह खैर करे, मीन्स के ये जून चल रहा है, जून में आप लोगों की फायरबेस भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1 मंथ है, उसमें आप लोगों की मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें वगैरह भी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो टाइम देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, टाइम देंगे तो फिर ही है। और असाइनमेंट का तो मुझे बताएं, असाइनमेंट किस किस ने बना ली? जी वैस भाई। तो असाइनमेंट आधे बनाए थे, आधे बाकी है अभी। अच्छा, और आप लोगों को 2 से 3 महीने हैं बस। वो स्क्रीन शेयर करनी थी मैंने, जी जी जी, 1 मिनट। और सेल कोड करके जी जी, समझ नहीं आ रहा। मैं कर देता हूँ, 1 मिनट।